इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को। सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन एंगल पर या फिर एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली नीचे की ओर जब उसे प्रोजेक्ट किया जाता है यानी थ्रो किया जाता है, तो वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है और ये मोशन अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही होता है और यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के अलावा और कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इसी तरह के मोशन को, जिसमें ये कर्व्ड पाथ फॉलो होता है, इसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन के कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे किसी टेनिस बॉल या किसी बास्केटबॉल का हवा में होने के दौरान उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसी तरह से किसी बुलेट को जब किसी गन से फायर किया जाता है तो उसके बाद उसका जो मोशन होता है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हालांकि काफी ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो ऑलमोस्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखता है, यानी वो ऑलमोस्ट एक रेक्टिलिनियर मोशन की तरह दिखता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो एक्चुअल में एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब किसी वाटर होज या वाटर पाइप से पानी बाहर की ओर निकलता है तो उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ओलंपिक्स या ऐसे ही किसी इवेंट के दौरान जैवलिन के गेम में किसी एथलीट के द्वारा जैवलिन को जब थ्रो किया जाता है तो उसके बाद उसका मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। वैसे रियल लाइफ सिचुएशन में इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के अलावा भी कई सारे एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट्स पर लगते रहते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को आसान ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस कर रहे हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि एयर के द्वारा रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान, जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में होगा, उसे हम जीरो मान रहे हैं, यानी उसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एयर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स, या जिसे हम ड्रैग भी कहते हैं, इसे हम जीरो मान रहे हैं। दूसरा एजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान अर्थ का रोटेशन भी होगा, लेकिन अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट को भी हम इस केस में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तीसरा एजम्पशन ये है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुए एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, इसे हम कांस्टेंट मान रहे हैं। हालांकि हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग सिचुएशंस में वेरी करती है। तो आइए अब इन सभी एजम्पशंस को कंसीडर करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन के मैथमेटिकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जहां पे हमने दो एक्सिस लिए हैं, और क्लियरली हम यहां से देख के समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक प्लेन में मोशन का एग्जाम्पल है। इसी वजह से हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है जिसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस लिया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है प्रोजेक्टाइल के दौरान वो कुछ इस तरह का है, जो कि एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। इनिशियली इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें देनी होगी, जो हम एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल यू। इसे ग्राउंड के साथ एक सर्टेन एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस वजह से अगर हम इस u को रिजॉल्व करते हैं x और y कंपोनेंट्स में, यानी इसके रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट्स में, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इसका वर्टिकल वेक्टर कंपोनेंट होगा u sin थीटा। पोजीशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया है उस प्रोजेक्टाइल को, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। इसी वजह से उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे। किसी गिवन टाइम t के बाद हमने ये माना है कि वो प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पर पहुंच गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, यानी y एक्सिस से दूरी जो है वो x यूनिट्स है और x एक्सिस से जो दूरी है वो y यूनिट्स है। प्रोजेक्टाइल के दौरान ऑब्जेक्ट जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो उस मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल H मान रहे हैं, और उस समय उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इस पॉइंट पर, इस मोमेंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होगा। साथ ही मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद जब वो वापस नीचे जाना शुरू करेगा तो यहां से नीचे जाने में जितना उसे समय लगेगा वो उतना ही होगा जितना उसे इनिशियली 0 पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय लगा। तो इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना उसे समय लगा उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं।
और जितना उस मैक्सिमम हाइट से उसे ग्राउंड तक पहुंचने में वापस समय लगा उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और ये दोनों के दोनों टाइम इक्वल होते हैं, यानी अगर टाइम ऑफ एसेंट जो है वो अगर स्मॉल टी हम मान रहे हैं तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो भी स्मॉल टी होगा, यानी टोटल टाइम जो होगा, यानी जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो 2t हो जाएगा, जिसे हम कैपिटल टी एज्यूम करते हैं। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि हम ये पहले से ही एज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है और सिर्फ यही वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। इस वजह से एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट करता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वही फाइनल वेलोसिटी होती है और थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी u cos थीटा होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक्सेलरेशन फोर्स से ही प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन से ही वेलोसिटी चेंज होती है, और इसी वजह से चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट ना करने की वजह से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से जो वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी इनिशियली जो होगी u cos थीटा वो फाइनली भी वही रहेगी और थ्रू आउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो सेम रहेगी। हालांकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो चेंज होते रहेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। अब आइए ये समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मूव करेगा तो x और y डायरेक्शंस यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में उसके मोशन को हम कैसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x एक्सिस पर उसका जो मोशन होगा उसे हम कैसे एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो कंसीडर करने वाली हैं वो ये हैं कि इनिशियली उसका जो पोजीशन है यानी x नॉट दैट इज इनिशियल पोजीशन, इसे हम 0 कह सकते हैं। किसी गिवन पॉइंट पर किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका जो पोजीशन होगा वो x हो जाएगा आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि टाइम t के बाद उसने जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर कर लिया। साथ ही यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ये 0 होना चाहिए। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं फॉर एक कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जो कि होता है x इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू या चेंज इन पोजीशन इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t इज द टाइम टेकन एंड a इज द एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन की अगर हम बात करें दैट इज डेल्टा x, देन इट मस्ट बी इक्वल टू ux दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ at स्क्वायर। So a will be the horizontal component of acceleration multiplied by t square. So x यहां से हम change position कह सकते हैं, that must be equal to x minus x naught equals ux। इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो हम देख चुके हैं कि ये u cos थीटा होता है मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, चूंकि एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 है, सो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट भी 0 है, यानी इनिशियल पोजीशन भी 0 है। सो x मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू t ओनली। सो ये ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एक जनरल हमें फॉर्म मिल गया मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम इस ऑब्जेक्ट के जो प्रोजेक्टाइल है उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसे हम इस इक्वेशन से जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो यहां से टाइम इंटरवल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो t मस्ट बी इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। सो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल के दौरान ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
x दूरी कवर करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है और कितने एंगल पर हमने उसे प्रोजेक्टाइल किया ये पता है, तो हम उसे कितना समय लगेगा उस पोजीशन तक पहुंचने में ये डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अब आइए समझते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो मोशन का जनरल फॉर्म होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं उसे हम पहले देख लेते हैं वो क्या होते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका y कंपोनेंट जो है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस तय करने के लिए उसे जो समय लगेगा वो उतना ही होगा जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय करने में लगा था, यानी ये भी t ही होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g एंड दैट विल बी विथ साइन इट विल बी इक्वल टू -g, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस दौरान ऊपर की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से हमने इसे साइन के साथ -g लिया है। अब अगर हम फिर से पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज करें यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका अगर हम यूज करते हैं तो हम ये देख सकते हैं दैट y डेल्टा y मस्ट बी इक्वल टू UYT, that is vertical component of initial velocity multiplied by t plus half AYT square where AY is the vertical component of acceleration। so यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है इधर पोजीशन जो होगा वो y माइनस वाई नॉट होगा, अगेन वाई नॉट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 और इधर अगर हम वैल्यू पुट करें तो u साइन थीटा हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय t जो है पिछले इक्वेशन से आया था x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू -g है, सो यहाँ पे -g हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, अगेन t स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू फिर से पिछले इक्वेशन से इतनी ही होती है, सो इट विल बिकम x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। सो यहां से अगर हम देखें सो y विल बी इक्वल टू, सिंस दिस y नॉट विल बी इक्वल टू 0, सो ये जो है डिफरेंस भी उतना ही होगा, y ही हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा u और u कैंसिल हो जाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाय साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस विल बिकम tan थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये जो है ये एक जनरल इक्वेशन हमने बना लिया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पे हम देख सकते हैं x और y दोनों कंपोनेंट्स यहां पे मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जनरल इक्वेशन हो गया फॉर द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही है और वो है कि जो कर्व पाथ होता है उसका नेचर क्या है, मतलब वो कर्व किस तरह का है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक, अगर हम जनरली कहें तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला इसीलिए क्योंकि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरे के साथ स्क्वायर रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे y जो है वो x स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट एक पैराबोला वाले पाथ को फॉलो करता है।